हेलो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं हम एक नया टॉपिक, एटॉमिक मास। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है कि एटम का फिर मास क्या होगा, एटम के मास को हम कैसे कैलकुलेट करें। एक तरीका तो ये है कि हम एटम को वे करें, लेकिन क्योंकि एटम का साइज इतना छोटा है, उसको वे करने के लिए आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा तरीका है कि हम एक सैंपल ऑफ कंपाउंड को वे कर लें और उस वेट को हम डिवाइड कर दें विद द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड विद इन दैट सब्सटेंस। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? क्योंकि हम उतने सब्सटेंस में हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट टू डू? देन दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय द एवोगैड्रो। एवोगैड्रो के अकॉर्डिंगली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स provided the similar conditions of temperature and pressure। मतलब यदि हम दो गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें तो और उनका वॉल्यूम भी सेम रखें, तो उस सेम वॉल्यूम में उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेम होंगे। दिस was used to calculate the atomic mass of the element, एटॉमिक मास ऑफ द एटम। कैसे? क्या किया गया कि दो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम के मासेस को वे किया गया और उनकी रेशो निकाली गई। फाइंड आउट द रेशो ऑफ मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द टू गैसेस, और ये हमें क्या देगा? दिस विल गिव द ratio of masses of one molecule of the two gases। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का यदि हम ले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस, वन मॉलिक्यूल के मासेस की रेशियो कैलकुलेट करते हैं, देन दिस रेशियो वाज फाउंड टू बी 1:16। अब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में भी दो एटम हैं, ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल में भी दो एटम हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन टू दैट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज आल्सो 1:16। दिस शोज दैट के मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से हमने ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, यानी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकाला। एक्चुअली दिस गिव्स द रिलेटिव एटॉमिक मास, नॉट द एब्सोल्यूट मास। सो फिर एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करें? बिल्कुल इसी तरीके से, इससे कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन 12। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन 12 कहां से आया? स्टार्टिंग में जब रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाला गया तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया, लेकिन जब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वेरियस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया, दैट वाज फाउंड टू बी इन फ्रैक्शन। इसलिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। फाइनली कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में
दूसरे एलिमेंट का मास कैलकुलेट किया गया। दैट इज वाई एटॉमिक मास को फिर डिफाइन किया गया कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन। यानी कार्बन जो 12 आइसोटोप वाला है उससे कोई एटम कितने ज्यादा टाइम्स हैवियर है, दैट इज इट्स एटॉमिक मास, रादर रिलेटिव एटॉमिक मास। तब हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसके जो यूनिट्स हैं वो होते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जिसको हम सिंपली AMU से एब्रिविएट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के मास का जो 1/12 पार्ट होता है दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन कार्बन कौन सा? कार्बन 12 आइसोटोप वाला, जो 12 एटॉमिक मास जिसका होता है वो हमने लेना है। सो दिस गिव्स द एटॉमिक मास यूनिट। सो एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन दैट इज टेकन एज 12। Sometimes instead of relative atomic mass, generally average atomic mass term is used. Average atomic mass. ये average atomic mass term क्यों ली जाती है? कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ एक एलिमेंट के एटम्स जिनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, उनको क्या कहते हैं हम? आइसोटोप्स कहते हैं। दोज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दोज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 हम बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ड्यूटीरियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम, 3 आइसोटोप्स होते हैं। इन केसेस में हम जनरली रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म यूज न करके हम एवरेज एटॉमिक मास टर्म यूज करते हैं। फिर एवरेज एटॉमिक मास को कैसे निकाला जाए? एक्चुअली में यदि हम क्लोरीन का केस लें, क्लोरीन की जो रिलेटिव अबंडेंस है, यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 किस रेशो में अवेलेबल है, वो रेशो होती है 3:1। यानी 3 पार्ट क्लोरीन 35 और 1 पार्ट क्लोरीन 37 अवेलेबल होता है। फिर इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कैसे डिटरमिन किया जाए? क्लोरीन 35 के 3 पार्ट्स हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन 35 का टोटल मास निकाल लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्लोरीन के कितने 3 पार्ट हैं 35 के, तो इसका टोटल मास हो गया 3 into 35। 37 का 1 पार्ट है तो इसका टोटल मास हो गया 1 into 37। लेकिन टोटल कितने पार्ट क्लोरीन के हैं हमारे पास? 3 + 1 दैट इज 4। इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास डिवाइडेड बाय 4। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं दिस कम्स आउट टू बी 35.5 U। यानी क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास लिया जाएगा वो 35.5 यूज किया जाएगा, न कि 35 और 37। That's how we can calculate the average atomic mass.
अब इसी बेस पर, इसी एवरेज एटॉमिक मास के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जिसकी नेचुरली अक्रिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स whose atomic masses are 10.01 and 11.01। दो आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस ये दिए हुए हैं। The atomic mass of natural boron is 10.81। Calculate the percentage of each isotope in the natural boron। बोरोन में जो दो आइसोटोप हैं जिनके एटॉमिक मासेस ये हैं, इनकी हमें परसेंटेज बतानी है। सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास दो बोरोन है, दोनों अलग अलग एटॉमिक मास के, एक को की परसेंटेज को दी हम x ले लें तो दूसरे की परसेंटेज 100 माइनस x हो जाएगी। बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं। लेट द बोरोन विथ एटॉमिक मास 10.01, let it be x%। ये सपोज x% है। So the boron with atomic mass 11.01 कितना हो जाएगा, 100 माइनस x% हो जाएगा। The boron with atomic mass 11.01 100 माइनस x हो जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास फिर हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने बात की थी जितना एटॉमिक मास है उसको, उसका कितना परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करके इसका टोटल मास निकाल लेते हैं। यानी ये आ गया 10.01 इंटू एक्स प्लस इस परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेते हैं इंटू 11.01, और टोटल कितना है हमारे पास 100%। 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 10.01x प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1101 माइनस ये कितना हो जाएगा 11.01x और डिवाइडेड बाई 100। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 0, ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें जो एवरेज एटॉमिक मास दिया है नेचुरल बोरोन का वो कितना दिया है 10.81, वो इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेट कर देते हैं 10.81 के साथ, फिर सॉल्व करते हैं फर्दर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1081 इक्वल टू 10.01x प्लस 1101 माइनस 11.01x। और फर्दर सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1.00x यानी माइनस x प्लस 1101 और ये हो जाएगा 1081। इसको आप इधर ले आइए, x को 1101 माइनस 1081 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ गया 20%। यानी जो बोरोन जिसका एटॉमिक मास 10.01 है उसकी अवेलेबिलिटी 20% है। तो विद एटॉमिक मास 11.01 की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 100 माइनस 20 दैट इज 80%। इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की और मॉलिक्यूलर मास की। आइए अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। हमने अभी पढ़ा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is the number of times an atom is heavier than 1/12 of an atom of carbon। यानी कार्बन के मास के 1/12 भाग से कोई एटम कितना हैवी है वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब ग्राम एटॉमिक मास फिर क्या हुआ, एटॉमिक मास
expressed in grams, that is called as the gram atomic mass. This is also called as the 1 gram atom. इसको 1 ग्राम एटम भी हम कहते हैं. सो एटॉमिक मास, सपोज नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 होता है. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 ग्राम, या 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? 14 ग्राम होगा. इसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यदि हम ले तो क्या लिखेंगे? उसको 16 ग्राम लिखेंगे. इसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, सपोज हम यदि सल्फर की बात करें तो क्या लिखेंगे? 32 ग्राम लिखेंगे. तो ये था ग्राम एटॉमिक मास. अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, दैट इज मॉलिक्यूलर मास. जैसे एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में निकालते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास भी एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है. तो मॉलिक्यूलर मास को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल जैसे एटॉमिक मास को किया था. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. यानी हाउ मेनी टाइम्स one molecule of a substance is heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon. आइए देखते हैं फिर मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास कैसे क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास is equal to the sum of atomic masses of all the elements present in one molecule. यानी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस का सम, दैट इज मॉलिक्यूलर मास. एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैं ग्लूकोज की बात करूं, C6H12O6, ये ग्लूकोज है. इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है. तो मॉलिक्यूलर मास इसका फिर कैसे होगा? कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, 6 कार्बन है, मल्टीप्लाई किया आपने, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 12 इसमें हाइड्रोजन है, आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 6 एटम है, आपने 6 से मल्टीप्लाई किया. तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96. यानी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 180. सो मॉलिक्यूलर मास फिर ग्लूकोज का कितना हुआ? 180 यूनिट. सपोज और देख लेते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड का हमने कैलकुलेट करना है. हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस सल्फर का 32 एटॉमिक मास, 1 सल्फर, प्लस 16 इंटू 4, यानी 2 प्लस 32 प्लस 64, यानी 8 एंड 9, यानी 98 जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का. इसी तरीके से जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास निकाला है वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास फिर क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास expressed in grams, molecular mass expressed in grams, that is called as a gram molecular mass. जैसे मैं यही बात करूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम हो जाएगा. इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 ग्राम हो जाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 1 ग्राम मॉलिक्यूल. इसको हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं. तो ये था ग्राम मॉलिक्यूलर मास.
इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यदि हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स में एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता है। जैसे सपोज सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूं, सोडियम क्लोराइड में 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयन और 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन। वहां पर हम फिर यूज करते हैं एक मॉलिक्यूल की वजह, फिर हम क्या यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट, दैट गिव्स द फार्मूला यूनिट। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट फिर हम कैसे लिखेंगे, NaCl। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूलर मास ने कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूला मास। और फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला मास is equal to the atomic masses of all the atoms present in one formula unit of the ionic compound। जैसे सोडियम क्लोराइड की यदि मैं बात करूं, सोडियम एटॉमिक मास 23, क्लोरीन एटॉमिक मास 55.5, this gives 58.5 unit। this gives the formula mass of the ionic compound। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस को डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मोल कंसेप्ट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।